myself Tarun Rathod and my institute name is Brain Light Academy बड़वा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस है। इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस का टॉपिक है। वो मैट्रिसेस क्या होता है मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं। आज हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस आता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आता है। और आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करेंगे इसी के साथ में। तो मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताने वाला हूं कि मैट्रिसेस होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। लास्ट ईयर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में। और उसमें तुम एक्स और वाई अननोन वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे और तुम अलग अलग तरह की मेथड्स यूज करते थे वहां पे, जैसे कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उनकी वैल्यू अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को तुम फाइंड आउट करते थे। यहां पे भी हम मैट्रिक्स की मेथड से हम उन अननोन वेरिएबल की वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास केवल 2 अननोन वेरिएबल होते थे। तो उनको हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी होता था। यहां पे हो सकता है अगर तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और बहुत बड़ी है और उसमें 3 वेरिएबल यूज आ रहे हैं तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 3 होगी और उस कंडीशन में तुमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कोई से भी मेथड लगा के, लेकिन वो बहुत बड़ा चले जाएगा। और मैट्रिसेस का यूज करें या मैट्रिक्स का यूज करें तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाता है और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में हम उनकी अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आजकल बिजनेस और इकोनॉमिक्स की फील्ड और बहुत सारी फील्ड में मैट्रिक्स का यूज होता है। तो मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स को सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैट्रिक्स को हम किसके अंदर लिखते हैं? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। और इसको अरेंजमेंट ऑफ एरे भी बोला जाता है, अरेंजमेंट ऑफ एरे। कुछ बुक में ऐसा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिया होगा, कुछ में इस तरह से ब्रैकेट को शो करा होगा, ठीक है। मैट्रिक्स को रो और कॉलम्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये रो होगी और ये कॉलम्स होगा। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी रोज हो सकती हैं। तो जो नंबर ऑफ रोज होती हैं हम उसको एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर लिखना होता है एम। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हम उसको एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो ये तो नंबर ऑफ रोज होगी, नंबर ऑफ रोज हो गया। और एन डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। और एम क्रॉस एन, अगर ये दोनों होता है क्रॉस में, एम क्रॉस एन, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो हम इसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसको हम डीप में और चले जाएंगे, मतलब हमको कैसे क्या सॉल्व करना है। वो जो अननोन वेरिएबल्स के बारे में मैंने बात करी थी वो हमें आगे एक्सरसाइज में मिलेगा, लेकिन हम सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं। मैंने यहां पे बोला एम, एम जो है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है, और एम क्रॉस एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हमारे को 2 बाय एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है 2 3 1 1 2 3,
तुमसे अगर वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता है तो तुम कैसे बताओगे? 2 3 1। नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये नंबर ऑफ रोज हुई और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हुआ। ठीक है, तो रो हमारे पास 2 है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हमारे पास कॉलम है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होगा? 2/3। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स वो तो तुम काउंट करके भी बता सकते हो या ऑर्डर से बता सकते हो। 2 into 3 6 एलिमेंट है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? 6 है। ऐसे ही अगर हमारे पास मैट्रिक्स ये होता, मैट्रिक्स 1 2 3, तो रो कितनी है हमारे पास? 1 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो रो हमारे पास 1 है और कॉलम हमारे पास कितनी है? 3। तो ये 1/3 का मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास मैट्रिक्स कितने बाय कितने का होता, 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहां पे कितनी है? 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये ऑर्डर निकल गया। इस तरह से हम मैट्रिक्स के ऑर्डर्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक, मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स होता है उसको हम AIJ के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। और यहां पे जो I है और इसका ऑर्डर इन क्रॉस है, जो I है वो यहां पे रो के नंबर्स को डिनोट करता है और जो J है वो कॉलम्स के नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूं एग्जांपल के लिए और यहां पे ऑर्डर लिख दूं 2/2, तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिखना चाहता हूं तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा A11 A12 A21 A22। इसको ऐसा लिखते हैं, ये भी 2/2 ही है। ठीक है, अगर कहीं पे अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि AIJ 2/2, तो तुम उसको जब एक्सपांड करके लिखोगे तो ऐसे लिखोगे A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो इस तरह से एग्जांपल, अगर हमारा को मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ है और 3/3 दे दे, तो मैट्रिक्स को एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसको एक्सपांड करके हमको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स, अगर वो मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे दे A = AIJ एंड 3 into 2, तो हमको मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। मतलब मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो तो 3 है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 है, तो बस कुछ भी नहीं, तो A11 A21 बस यहीं तक जाए, सॉरी A12, ऐसे ही A21 A22 A31 A32। तो ये मैट्रिक्स हो गया, इस तरह से लिखना होगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया 3/2 का। इसको एक्सपांड करके हम इस तरह से लिखेंगे। अगर मैट्रिक्स तुम्हें 2/3 दिया होगा तो तुम कैसे लिखते हैं इसको? मतलब अब नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो A11 A12 और A13, देखो कॉलम कहां तक पहुंच गया? 3 तक पहुंच गया। जैसे A21 A22 A23, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब हमारा होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम केवल एक रो रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे 2 1 3। तो इसमें ये रो मैट्रिक्स है, केवल रो मैट्रिक्स। इसमें रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 3 है। एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 होती हैं और कॉलम 1 होता है। देखो ये एक कॉलम है, ठीक है। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 1 3 2 1 -1 0। तो ये जो मैट्रिक्स है 2/3 का मैट्रिक्स है ये, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और ऐसा भी हो सकता है 2 1 3 2 0 1 3 into 2, ये भी रेक्टेंगुलर का फॉर्म है, ठीक है। तो 3 into 2, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज को हमेशा एम से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है, एग्जांपल 1 2 3 2 0 1 0 1 0 3/3 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही 2 2 0 1 2/2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 2 0 1 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल होना जरूरी है। और इसमें एक बात ध्यान रखना, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल की जो सारी एंट्री होगी वो केवल और केवल 1 होगी। एक्चुअली जब हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ में करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे आगे चल के हम जब भी हम इसको यूज करेंगे अपन वहां पे देखेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। तो ये हुआ, इसको हमेशा याद रखना, इसको आई से डिनोट किया जाता है, आई से भी डिनोट किया जाता है। और 2/2 में अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो हम किसे लिखेंगे 1 0 0 1। तो ये हमारा 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यूटिलाइजेशन हम आगे सीखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसमें जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो 1 होती है, ठीक है। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें
डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ डायगोनल की एंट्री कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 2/2 में अगर लिखना हो तो 1002 तो कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। और एक बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन हमने उसको एक अलग से नाम देकर रखा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज सेम होती है। जैसे 2 अगर √3 होता तो √3 मतलब सेम आएगी। ये जो इस एंट्रीज है, डायगोनल की एंट्रीज है, वो सारी की सारी कैसे आएगी, सेम आएगी। इस मैट्रिक्स में हमने देखा कुछ भी हो सकती है डायगोनल की एंट्री। स्केलर मैट्रिक्स में 2 3 4 मतलब जो भी आएगा डायगोनल में सेम आएगा, ये बात ध्यान रखना है। एक होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसको नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जीरो मैट्रिक्स और इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री जीरो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। 0 0 0 0 ये 2/2 में हो गया, 3/3 2/3 जो भी हो, लेकिन सारी एंट्री कैसी होती है, इसमें जीरो होती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ठीक है, और उन दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हो। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब हमें अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दिए हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, सबसे पहली बात है ना। यहां लिख देता हूं मैं, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर आर इक्वल, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और उन दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग इक्वल मैट्रिक्स, जो भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनके, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे एक क्वेश्चन देखो, 2 3 1 2 x y z w। अब उसने ये बोल के रखा हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो तुमको सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। तो 2 × 2 और ये भी हो गया 2 × 2। तो हमने सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करा, ऑर्डर सेम है। तो मैंने बोला था अगर ऑर्डर सेम है और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दिए हुए हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, z इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, और w इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही तो इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हो और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, अगर उनका ऑर्डर इक्वल है और वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारी बात है। तो यहां पे हमने इस तरह से x y z और w की वैल्यू फाइंड आउट। हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज
3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 5, 19 एंड -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 एंड 7, ये हमको दिया हुआ है। फिर उसने पूछा राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम पहले काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3 और कॉलम कितने 1, 2, 3, 4। तो ऑर्डर हमारा हो गया 3/4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहली बात होगी नंबर ऑफ एलिमेंट, दूसरे वाले का आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 12, ठीक है। फिर उसने बोला राइट द एलिमेंट ऑफ, उसने हमसे वैल्यू पूछी है, इन एलिमेंट्स की वैल्यू बताना है। A1 3 की वैल्यू फाइंड करना है, A2 1 की वैल्यू निकालना है, A3 3 की वैल्यू निकालना है, A2 4 की वैल्यू निकालना है और A2 3 की वैल्यू फाइंड करना है। A1 3 की वैल्यू निकालना है, A2 1 की वैल्यू निकालना है, A3 3 की वैल्यू निकालना है, A2 4 की वैल्यू निकालना है, A2 3 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमारे को, मैंने तुम्हें बताया था 3/4 का मैट्रिक्स है। जैसे जैसे एक्सपर्ट हो जाओगे तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा। जैसे उसने बोला A1 3, तो A1 3 की वैल्यू हमारे पास 19 है। हम कैसे काउंट करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं करा, 3/4 का मैट्रिक्स था, मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, A1 1, A1 2, A1 3, A1 4, A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A3 1, A3 2, A3 3, A3 4, ठीक है, ये बना दिया। अब उसने हमारे पूछा A1 3 की वैल्यू निकालो, तो देखो A1 3 ये है। कभी भी मैट्रिक्स को काउंट करना है तो फर्स्ट होगा, जितने भी कॉलम दिए वो लास्ट नंबर होगा हमारा। तो A1 1, A1 2, A1 3, A1 4, A2 1, A2 2, A3, A2 3, A2 4, A3 1, A3 2, A3 3, A3 4। अगर जब तुम सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाओ तो तुम डायरेक्ट में लिख सकते हो। तो बस A1 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 19, ठीक है। उसके बाद A2 1 ये होगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। फिर A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5। A24 सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12 एंड A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट तो 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। Question number 2. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has the 13 elements? अगर हमारे पास for 24 elements, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे इसके? पॉसिबल ऑर्डर, अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स दिए होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 into 24 एक रो और 24 कॉलम हो सकते हैं। 24 into 1 ये भी हो सकता है। 4 into 6 ये हो सकता है ऑर्डर। 6 into 4 भी हो सकता है, ठीक है। 8 into 3 हो सकता है, 3 into 8 भी हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर। 12 into 2 एंड 2 into 12 ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। और भी हो सकते हैं
देख लेना और फॉर अगर उसने बोला है कि व्हाट इफ इट हैज द 13 एलिमेंट, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट होते और 13 एलिमेंट तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते हैं? तो केवल और केवल दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स इज द 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? सेम क्वेश्चन उसने बोल के रखा होगा फॉर 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे हमारे पास? पॉसिबल ऑर्डर्स 1 इंटू 18 जो भी पॉसिबल हो वो सारे लिखना है। 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, ठीक है, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6 और कुछ, तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, फिर उसने बोला 5 एलिमेंट होते हैं फॉर 5 एलिमेंट, और 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स में 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, तो ये हमारा आंसर होगा। अब उसने बोला कंस्ट्रक्ट द 2 by 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू है whose एलिमेंट्स आर द गिवन द। अब उसने बोला हमको 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है और हमको कंडीशन ये दे रखी है Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कंडीशंस दे रखी है और हमको 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है। उसने ये बोल के रखा हुआ है Aij इक्वल टू 2 by 2 और इस कंडीशन के लिए मतलब ये मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमको कंडीशन ये देके रखी हुई। तो सबसे पहले मैंने तुमको बोला था कि अगर मैट्रिक्स कभी भी तुम्हें वो किस फॉर्म में देता है Aij इक्वल टू 2 by 2 अगर वो मैट्रिक्स देता है कंस्ट्रक्ट करने को, तो सबसे पहले इसको एक्सपांड करके लिखना A11, A12, A21, A22 इस तरह से लिख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब हमको A11 की वैल्यू निकालना है, A12 की वैल्यू निकालना है, A21 की वैल्यू निकालना है, A22 की वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे? ये जो कंडीशन हमको फर्स्ट वाली दी हुई है इससे। तो देखो हम A11 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, हमारे पास कंडीशन ये है, बस इसी को ध्यान में रखना। तो मैंने I की जगह 1 रखा, J की जगह भी क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो बस I और J की प्लेस पर 1 रख के इसको सॉल्व कर लेना। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 by 2, 2 2 4, तो कितनी आ गया? 2 आ गया। तो A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालना है, A12 तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 by 2, तो ये हमारी A12 की वैल्यू आ गई 9 by 2 क्योंकि हमारा I का काम 1 कर रहा था और J का काम 2 कर रहा था। ऐसे ही A21 की वैल्यू निकालना है, तो I का काम अब 2 कर रहा है और J का काम 1 कर रहा है, तो I की जगह 2 पुट अप करना है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही A22 की वैल्यू निकालना है, तो A22 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? I की जगह 2 रखना है, I की जगह 2, J की जगह 2, हमारे को जो कंडीशन गिवन है उसी में पुट अप करना है 2, तो 2 + 2 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 by 2 8 टाइम्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यूज आ गई। A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 2, A12 की वैल्यू 9 by 2, A21 की 9 by 2 एंड A22 की 8। तो हेंस हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया? ये वैल्यूज सारी इस मैट्रिक्स में पुट अप कर दिया। तो A11 हमारा कितना था? 2, A12 कितना था? 9 by 2, A21 9 by 2 और A22 8। तो इस तरह से हमारा ये
आंसर हो गया। ऐसे ही इसी में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैट्रिक्स हमको 2x2 का ही बनाना है, इसका सेकंड पार्ट। मैट्रिक्स हमको 2x2 का बनाना है, लेकिन मैट्रिक्स तो 2x2 का बनाना है, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशंस क्या देके रखी हुई है, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, ये हमको कंडीशन देके रखी हुई है। तो हमारा मैट्रिक्स तो 2x2 का सेम बनेगा। कैसा बनेगा, पहले इसको एक्सपांड करके लिख लो, a11 a12 a21 a22, ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, एक्सपांड करके लिख दिया। कंडीशन हमको ये है और इसको फिलअप करना है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो a11 तो 1 by 1 कितना है 1, a21 सॉरी a12 तो 1 by 2 कितना है 1 by 2, ठीक है। a21 तो i की वैल्यू 2, j की 1 तो हमारा कितना है 2, a22 तो 2 by 2, 2 से 2 का कितना है 1, तो ये 1 हो गया। इस तरह से मैट्रिक्स हेंस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा a11 की वैल्यू हमारे पास 1 है, a12 की वैल्यू हमारे पास 1 by 2 है, ये हमारे पास 2 है, 1 ये 1 है। इसको फिलअप कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फोर्थ का थर्ड, हमको 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, कंडीशन हमको ये दी हुई है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको एक्सपांड करके a11 a12 a21 a22। तो सबसे पहले a11 की वैल्यू निकालना है, तो i का काम हमारा 1 कर रहा है, j का काम 2 कर रहा है, सॉरी j का काम 1 कर रहा है, तो पुट अप करो 1, i की जगह 1 j की जगह 1, तो 2 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया ये 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 बाई 2, तो ये आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही a12, ठीक है, ये 1 प्लस 2 टू द 4 होल स्क्वायर बाई 2, कुछ भी नहीं करा मैंने, i की जगह 1 पुट अप करा, j की जगह 2 पुट अप करा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 प्लस 1 5 25 बाई 2, ठीक है। ऐसे ही a21 की वैल्यू निकाली हमने, i का काम 2 कर रहा है तो 2 प्लस j का काम 1 कर रहा है तो 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 मीन्स 8, तो ये हो गया 8 2 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कुछ भी नहीं करा, i की जगह 2 पुट अप कर दिया, j की जगह 2 पुट अप कर दिया, 2 टू 4 4 और 2 6 6 का स्क्वायर 36 बाई 2, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो कितना हो गया 18 हमारा आंसर हो गया 81। तो है हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया हमारा a11 इसकी वैल्यू 9 बाई 2 25 बाई 2 8 और 8, तो ये आंसर होगा। एटी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और कंडीशन हमको दी हुई है। तो 3/4 का मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको ऐसे 3/4 और कंडीशन हमको दी हुई है इसकी, ai से इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस से, ये मोड बना हुआ, मोड के अंदर ये कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले इसको एक्सपांड करके लिख लो, तो कैसे लिखोगे इसको, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34,
ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 3/4 का एक्सपांड करके लिख दिया और हमको इन सबकी वैल्यूज निकालना है। कंडीशन सी है ai से इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j मोड के अंदर लिखा हुआ है। तो a11 की वैल्यू हम सबसे पहले निकालें 1/2 माइनस 3 i की जगह 1 पुटअप कर दिया, j की जगह भी 1 पुटअप कर दिया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो माइनस 3 × 3 माइनस 2 और मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2/2 2 से 2 कट कितना आ गया 1, हमारी पहली वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही a12 की वैल्यू निकालना 1/2 i का काम हमारा कौन कर रहा है 1 कर रहा है और j का काम हमारा 2 कर रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 × 2 और 2 कैंसल 0। ठीक है, माइनस 2 में से 2 गया, पहले मल्टीप्लाई कर लेना माइनस 2 का 1 में, तो माइनस 2 और माइनस 2 में से 2 गया 0। ठीक है, a13 1/2 सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे माइनस 3 था मैंने 2 लिख दिया। तो माइनस 3 और 2 तो माइनस 1/2 मतलब मोड से बाहर निकलेगा तो 1/2, यह हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही a13 1/2 माइनस 3 i की जगह 1 और j की जगह 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से 3 गया 0। ऐसे ही a21 a14 भी निकाल लो, तो माइनस 3 इंटू आई का काम 1 कर रहा है, जे का काम 4 कर रहा है, तो प्लस 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही a21 तो 1/2 माइनस 3 आई का काम और 2 कर रहा है और जे का काम 1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6 1 का कितना बचा 5/2, मोड से बाहर निकलेगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा 5/2। a22 1/2 माइनस 3 इंटू आई का काम हमारा 2 कर रहा है, जे का 2 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 गया कितना बचा 4/2, तो ये आ गया 2। ऐसे ही a23 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो गया ये -6, तो 3/2। ऐसे a24 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 6 4 2 2/2 1। ऐसे a31 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो a31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/2 कंडीशन में पुटअप करा 1/2 माइनस 3 आई की जगह रखा 3 और जे की जगह रखा 1, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 3 9 में से 1 गया 8 8/2 मतलब 4। ठीक है, कैलकुलेशंस पर a32 1/2 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 3 9 9 में से 2 गया 7 7/2। ऐसे a33 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 3 3 9 9 में से 3 क्या बचा 6 6/2 मतलब 3। a34 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 3 3 9 9 में से 4 क्या बचा 5 5/2। तो ये हमने इस तरह से सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास जो कंडीशन थी उसको पुट अप करके, तो ये हमारा वैल्यूज आ गई। तो ये हो गया हेंस ए, इसमें पुट अप करना है ये सारी वैल्यूज को, जो होगा वो फाइनल आंसर। तो a11 1/2 0 1/2 a21 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4x3 ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखो, ये भी 2/2, सबसे पहले मैंने बोला था ऑर्डर मैट्रिक्स का चेक कर लेना। तो ये 2/2, ये भी 2/2, ऑर्डर इक्वल है। ऑर्डर इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमारा y इक्वल टू हो गया 4 हो गया, z इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना था। इसी का सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वाई 5 प्लस z 2 xy इक्वल टू 6 2 5 है। पहले सबसे पहले ऑर्डर लिखना है। तो 2/2, इसका भी 2/2, ऑर्डर इक्वल, मैट्रिक्स में इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन मान होगी। दूसरा 5 प्लस z इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे z की वैल्यू तो इजीली मिल जाएगी, z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मान हो गई हमारी, इसको इक्वेशन हम 2 दे देते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये 8/x, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से तो ये हो जाएगा x प्लस 8/x इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस 8 इक्वल टू 6x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। -6x प्लस 8 इक्वल टू 0, 4 to the 8। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 और 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको 2 मिली, एक 4 और 2। तो एक बार हम when x इक्वल टू 4 फ्रॉम 1, तो 1 में ये वैल्यू पुटअप करें। तो 1 में जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 1 में ये वैल्यू पुटअप करी, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 4 प्लस y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमारे पास 2। एंड व्हेन x इक्वल टू 2, तो फ्रॉम 1 पुटअप करा 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी। तो इस तरह से हमको x y z की वैल्यूज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। तो मैंने बोला था मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखना है। तो ये हो गई हमारे पास 1 2 3 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। इधर 3 into 1, ऑर्डर इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन 1 2 3। ठीक है, फ्रॉम 1 and 3 से मैं सोल्व कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। ये यहाँ पे y और z की जगह पे मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ 7। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 मीन्स 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। ये 2 को हम सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। पुटिंग
x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू कितना आ गया 3, और इस पुटिंग z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो कितना हो गया y इक्वल टू 7 माइनस 3, इट मीन्स 4, तो y इक्वल टू कितना गया हमारा 4, तो ये हमको x y z की वैल्यूज मिली। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पहले सबसे पहले ऑर्डर लिख लेना इनका, 2x2 का ऑर्डर है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इधर भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये 2x2 हो गया, 2 रोज 2 सबसे पहले ऑर्डर लिखना है, और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस c इक्वल टू 5, 2a माइनस b इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस d इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4, तो सबसे पहले हम 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 3, तो यहां से हमारी b की वैल्यू 2 निकल जाएगी, यहाँ पे पुटअप कर रहा हूं, ठीक है, b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2 है, और यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया, तो a माइनस 2 इक्वल टू -1, तो माइनस a इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। अब ये a की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर देता हूं, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 2 मीन्स 3, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई, c की वैल्यू आ गई, इसको पुटिंग कर दो 4 में, पुटिंग c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूं c की जगह, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13, और d इक्वल टू 13 माइनस 9 मीन्स 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, उसमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू a i से m इंटू a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, पहला ऑप्शन दिया है m इज लेस देन n, दूसरा ऑप्शन दिया है m इज ग्रेटर देन n, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ m इक्वल टू n एंड नन ऑफ दिस। तो भैया स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने तुमको बताया था कि केवल और केवल तब होता है जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं, तो a इक्वल टू a होगा तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसमें बोलिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुआ है और कौन सा ऑप्शन एक्स और वाई की वैल्यू को सेटिस्फाइड करना होगा वो निकालना है, तो हमको सॉल्व करके देख लेते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0,
y माइनस 2 इक्वल टू 5, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, बाकी जो भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x और y है। तो 3x इक्वल टू -7, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, -7/3, क्लियर। ऐसे ही y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर गया तो 7/7, तो y की वैल्यू 7 आ गई। और y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो ये y इक्वल टू तो 7 हो रहा है, ये भी इसको सॉल्व करने पे। और ये भी देख लेते हैं, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा, ये 2 को उधर लेके गया तो 3x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2/3। तो भैया देखो y की वैल्यू तो हमारे पास सेम आ गई, लेकिन x की वैल्यू दोनों पर अलग अलग है। यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 यही है, x की वैल्यू -2/3 है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इसमें बी होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू दो अलग अलग फाइंड आउट हो रही है, तो बी होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला है हमारे पास 0 और 1 दो एलिमेंट है, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/3 है, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3/3, और एलिमेंट्स हमको दिए हैं 0 और 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, 9 हो गए। और एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 2। तो हर एक प्लेस, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी प्लेस है, 9 प्लेसेस है। कितनी प्लेस है, 9 प्लेस। और हर एक प्लेस को कितने नंबर से फिलअप किया जा सकता है, 2 प्लेस, या तो 0 या 1। यहाँ पे भी 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है ऐसा, ऐसे कितना बन सकता है, तो वो हमको फाइंड करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्यों कहा, क्योंकि हर एक प्लेस 9 प्लेसेस है, तो 9 प्लेसेस को फिलअप करने का वे जो होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़ा था उसी को अप्लाई करा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 9 हो गई। और इसको हम जो सोल्व करेंगे तो 512 आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसी हिसाब से एक्सरसाइज करता हूँ।